हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आज हम पार्ट 2 लेकर के आए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग का, जिसमें आपको ये पता चलने वाला है कि एनएससी की वेबसाइट पर जाकर मार्केट खुलने के ठीक बाद आपको क्या क्या देखना है जिससे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में मदद मिल सके, जिससे आपको ये पता चल सके कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे आने वाला है। पार्ट 1 इसका पहले ही हम लेके आ चुके हैं, उसमें आपने आधी जानकारी जान ली है, लेकिन क्योंकि आप लोगों की ये रिक्वेस्ट रहती है कि हमारे पॉडकास्ट लंबे होते हैं और उन्हें कुछ पार्ट्स में अगर हम आपके सामने लेकर के आएँ तो आपका समझना आसान हो जाएगा, आपका कम समय लगेगा। इसी कड़ी में पार्ट 2 आज आप देखिए। इस पॉडकास्ट में आपको एसएमसी ग्लोबल के डेरिवेटिव रिसर्च हेड नितिन मुरारका सर मेरे साथ दिखाई देंगे, जो आपको समझाने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग के वो कौन से गुर हैं जिसे अगर आप अपना लें तो फायदा हो सकता है। जरूर अब मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि इसमें कुछ तो टर्म एंड कंडीशन होगी जो आपने नहीं बताया होगा, या कुछ छुपी हुई ऐसी बात जरूर है, क्योंकि ये इतना आसान अगर है। देखिए क्या है, कोई भी चीज़ की एक प्रोबेबिलिटी होती है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने ये देख लिया तो 100% ऐसा ही होगा। तभी पर आप कह रहे हैं 5 में से 3 सौदे में तो फायदा होगा। सही होता है। इसके साथ तभी हम लोग और भी डेटा देखते हैं, जैसे एडवांस डिक्लाइन रेशियो को कंफर्म करते हैं कि उसमें क्या फॉर्मेशन बन रही है, क्योंकि एक सिंगल इंडिकेटर पे आप 100% रिलाई नहीं कर सकते। अच्छा, अभी ये 100% वाला नहीं हुआ है। ये एक तो मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट्स हम लोगों ने देख लिया कि अलग अलग टाइम फ्रेम के क्या पैटर्न्स बन रहे हैं। दूसरा हम लोगों ने यहाँ पे ये देख लिया कि ऑप्शन चेन का डेटा मुझे क्या बोलता है। अब मान लीजिए मैं ऑप्शन चेन का डेटा मुझे ये बोल रहा है कि कॉल साइड में बहुत हेवी है, पुट साइड में लाइट है। अब मैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो में चलता हूँ, वहाँ पे निफ्टी के 50 शेयर में मैंने देखा कि 40 गिरे हुए हैं, 10 ऊपर है। ठीक है, यानी कि सेंटिमेंट डाउन है। बैंक निफ्टी में 12 शेयर होते हैं, उसमें मैंने देखा कि 10 गिरे हुए हैं, 2 ऊपर हैं। ठीक है, उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 भी एक इंडेक्स होता है जिसमें 50 शेयर होते हैं, उसमें हमने देखा कि चलो 30 गिरे हुए हैं, 20 ऊपर हैं। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी कंफर्म कर रहा है कि ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव की तरफ है। तो इस केस में मुझे एक और कंफर्मेशन मिल गई कि ओवरऑल डेटा नेगेटिव है, तो फिर वहाँ से और कॉन्फिडेंस आता है कि आप पुट साइड में ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि 2 डेटा आपका कंफर्म कर दिया। अब व्यूअर के मन में ये सवाल आएगा कि ऑप्शन चेन डेटा तो देखना मैंने सिखा दिया, एडवांस डिक्लाइन रेशियो में कहाँ से देख सकता हूँ। ठीक है, वो भी आपको एनएससी की वेबसाइट में ही मिलती है। एनएससी की वेबसाइट जब आप खोलेंगे तो सबसे ऊपर में आपको दिखेगा एन निफ्टी 50 लिखा हुआ, ऊपर में ही लिखा हुआ है। ये देखिए, जहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये निफ्टी 50 लिखा हुआ है। तो आप सिंपल निफ्टी 50 पे जाके आपको क्लिक कर देना है। जब आप निफ्टी 50 पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगी एडवांस और डिक्लाइन। जैसे मान लीजिए आज हम लोग 25 तारीख का डेटा डिस्कस कर रहे हैं, तो 25 का एडवांस डिक्लाइन मुझे दिख रहा है, एडवांसिंग निफ्टी 50 में 17 है और डिक्लाइनिंग है 33, यानी डिक्लाइनिंग ज़्यादा है और एडवांसिंग 17 है। तो वो मुझे कंफर्म कर रहा है कि जो कॉल्स में ज़्यादा पोजीशंस बनी है वो राइटर्स की ही होगी, एफआईज की ही होगी, क्योंकि यहाँ डिक्लाइनिंग ज़्यादा आ रहा है। तो चलो, एक तो मैंने ये देख लिया। दूसरा, हम इसमें और इंडेक्स को भी देखते हैं। मान लीजिए निफ्टी 50 के अलावा नेक्स्ट हम निफ्टी बैंक देखते हैं। तो निफ्टी बैंक में मुझे यहाँ पे दिख रहा है एडवांसिंग 8, डिक्लाइनिंग 4। तो निफ्टी बैंक में सेंटिमेंट पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि 8 एडवांस है और 4 डिक्लाइनिंग है। इसके अलावा और भी हम देखते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी नेक्स्ट 50 में एडवांस 27 और डिक्लाइन 23 है। तो इस तरीके से ये करीब करीब इक्वल है। तो एनालिसिस का तरीका यही है कि हमें ये देखना है कि ओवरऑल किस तरीके से एडवांसिंग और डिक्लाइनिंग काम कर रहे हैं। अभी जैसे हमने निफ्टी में तो देखा कि डिक्लाइनिंग ज़्यादा थे, बट अदर इंडेक्स में मुझे दिख रहा है कि बैलेंस सही है। तो उससे ये समझ में आ रहा है कि निफ्टी तो नेगेटिव है बट अदर इंडेक्स बैलेंसिंग है। तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि मार्केट लिमिटेड डाउनफॉल दिखाए, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं दिखाएगी, बट ये पक्का है कि ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से 3 स्टेप्स आपको समझ में आ गए कि मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट्स, ऑप्शन चेन का डेटा और तीसरा एडवांस डिक्लाइन रेशियो। ये तीनों को अगर आप रेगुलर देख करके चलते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप कर सकते हैं काम, मतलब धीरे धीरे आप इम्प्रूव करते चले जाएंगे। बट ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग उन्हीं के लिए है जिनको ऑप्शंस का आइडिया है,
आपको ट्रेंड का आइडिया है, आपके पास कोई ना कोई चार्टिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, आप सोचते हो मैं खाली रिकमेंडेशन और टिप्स पे काम कर लूँ, तो वो भी सही नहीं है। आपको भी आइडिया होना चाहिए कि मार्केट का क्या ट्रेंड है, मैं अगर कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ तो किस लॉजिक से हम ट्रेड कर रहे हैं, क्यों कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, टारगेट्स क्या होना चाहिए, इन सब का आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप ऑप्शन में लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकते हैं। अदरवाइज फिर लंबा सस्टेन करना मुश्किल है। ज़्यादातर लोग मुझे लगता है ख़बरों के हिसाब से भी ट्रेड करते हैं कि आज अमेरिकन मार्केट कैसा बंद हुआ, वहाँ की ख़बरें देख लें, या आज आरबीआई की तरफ से अगर कुछ घोषणा की गई है, मोदी जी ने कोई घोषणा कर दी है, या कहीं इलेक्शन हुआ है तो उसके रिजल्ट आए हैं। ऐसा भी मुझे लगता है कि लोग ख़बरों के हिसाब से सेंटिमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या होगा। बिल्कुल, न्यूज़ पे मोस्टली ये देखा जाता है कि बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज़ मार्केट में देखी जाती है, यानी न्यूज़ आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है। हाँ। क्योंकि क्या मार्केट की जो मूवमेंट होती है वो इनसाइडर्स और बड़े स्ट्रॉन्गर हैंड्स जिनको ऑलरेडी न्यूज़ का आइडिया होता है, वो न्यूज़ के पहले पोजीशंस बनाते हैं, और जैसे न्यूज़ आती है मार्केट में आपने देखा होगा कि सेलिंग आ जाती है। जैसे रिजल्ट सीजन हो गए, अब मान लीजिए रिलायंस का रिजल्ट है या इन्फोसिस या टीसीएस का रिजल्ट है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि एक्सपेक्टेशन होती है कि पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, और रिजल्ट भी अच्छा आता है और उसके बाद स्टॉक 3-4% फिर भी गिर जाता है। उसका रीज़न यही होता है कि प्री रिजल्ट्स ऑलरेडी पोजीशंस बनी होती है और रिजल्ट आने के बाद वो पोजीशंस काट दी जाती है। तो इसलिए न्यूज़ पे ज़्यादा हमें रिलाई नहीं करना है। अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, हाँ, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में न्यूज़ पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग आपको फैक्ट्स पे करना होगा, हाँ, और आपके फैक्ट्स हैं ऑप्शन चेन का डेटा, आपके फैक्ट्स हैं एफआईज का डेटा, आपके फैक्ट्स हैं जो प्राइस पैटर्न्स हैं वो, और आपके फैक्ट्स हैं जो वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है ये। तो ऑप्शन ट्रेडर को मेरे हिसाब से न्यूज़ का एक आइडिया होना चाहिए कि क्या ओवरऑल चल रहा है, बट न्यूज़ के बेसिस पे आपको ट्रेड डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत शॉर्ट टर्म प्ले है। आप इंट्राडे में कई बार ऑप्शंस 50-60% एक दिन में मूव करती है और एक ही दिन में 70-80% गिर भी जाती है। तो उस केस में आपको बहुत अटेंटिव होकर के ट्रेड लेना होगा, क्योंकि आप सोचिए जिस एसेट में आप काम कर रहे हैं सेम डे वो 100% ऊपर भी जा सकती है और 80-90% नीचे भी आ सकती है। तो उस एसेट में आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस होकर के ट्रेड करना पड़ेगा, और न्यूज़ पे ज़्यादा करेंगे तो कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होती है। मुझे ये बताइए कि जितनी टेक्निक आपने बताई है, ये क्या इतना हिडन जेम है जो किसी के पास है नहीं, या जो इसके पहले किसी ने रिवील नहीं किया, कोई इसके पहले जानता नहीं था? अभी भी क्या वजह है वो 92% लॉस वाले और 7-8% प्रॉफिट वाले हैं? देखिए, ट्रेडिंग जो है ना वो केवल मेथोडोलॉजी नहीं है, ट्रेडिंग ऑल्सो माइंडसेट से भी बहुत ज़्यादा गवर्न होती है। अब ट्रेडिंग मेथड्स बहुतों के पास हैं और अच्छे अच्छे मेथड्स हैं, बट जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं तो उस समय ट्रेड डिसीजन लेना, ट्रेड को मैनेज करना, रिस्क को मैनेज करना, स्टॉप लॉस को मैनेज करना, क्योंकि आपको फियर होता है, ग्रीड होता है, आप इम्पल्स ट्रेड करते हैं, आप ओवर ट्रेड कर देते हैं, आप स्टॉप लॉस को प्रॉपरली मैनेज नहीं करते हैं, तो ये सब फैक्टर्स बहुत है। तो ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग में मेरे हिसाब से अगर मैं वेटेज दूं तो 40% वेटेज मैं दूंगा ट्रेडिंग मॉडल को, और 60% वेटेज दूंगा मैं ह्यूमन साइकोलॉजी को, जो इमोशन पे डिपेंड करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप डिसिप्लिन नहीं हैं, तो फिर आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग एक तो डिसिप्लिन का गेम है, दूसरा अगर आपको लगता है कि नहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आपको लॉस बर्दाश्त नहीं होता है, आप तुरंत लॉस आने से घबरा जाते हो, तो उस केस में फिर आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है, फिर आपके लिए एसआईपी और इन्वेस्टमेंट में जाइए, क्योंकि ऑप्शन में लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, कभी बड़ा लॉस होगा, कभी बड़ा प्रॉफिट होगा, बट यह है कि आप मेथड से काम करते रहेंगे तो कंसिस्टेंट आप बना सकते हैं। तो आपको ये भी जज करना होगा कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सुटेबल है कि नहीं है। हर आदमी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें क्या आपको समय भी देना होगा। आप अगर सपोज कीजिए ऑफिस में बिजी हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं ट्रेडिंग कर लूँ और ऑप्शन में ऑफिस में अदर्स काम भी कर लूँ, तो उसमें भी रिस्क है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेड करने के लिए आपको हर समय प्राइस को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि ऑप्शन की मूवमेंट ही 100%, 50% एक घंटे में हो जाती है। तो इसलिए ऑप्शंस के लिए आपको प्रॉपर डेडिकेटेड काम करना होगा, फोकस्ड काम करना होगा और साइकोलॉजी पे फोकस करना होगा।
ठीक है, तो मार्केट की साइकोलॉजी क्या है वो सर ने आपको बता दिया है। अपनी साइकोलॉजी आपको देखनी है कि मार्केट आपके लिए बना है या फिर नहीं बना है। 40% आपको कैसे प्रॉफिट हो सकता है, वो 100% में जो 40% मेथड वाला है वो तो सर आपको बता रहे हैं, लेकिन 60% जो सेंटिमेंट वाला है वो फिर आपको डिसाइड करना है, कंट्रोल उसके ऊपर आपका होना चाहिए। बिल्कुल, अब इसलिए ऐसा होता है कि बहुत सारे, हम लोगों ने कई पॉडकास्ट में डिस्कस किए मेथड्स को, बट फिर भी बहुत सारे ट्रेडर्स क्या है वो साइकोलॉजी, क्योंकि सबकी अलग अलग होती है, हाँ, इसलिए प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। मेथड अपने आप में अच्छा है, हाँ, बट साइकोलॉजी अलग अलग होने के कारण ही वो प्रॉफिटेबिलिटी उस हिसाब से नहीं आ पाती। हाँ, मार्केट का सेंटिमेंट क्या है सर, वो तो क्या है ना, आपने कंप्यूटर पे बता दिया। इंसान का सेंटिमेंट कहीं दिखाई नहीं देता है, वो किसी मॉनिटर पे पता नहीं चलता, जज नहीं किया जा सकता, और सबका अलग अलग हिसाब से चलता है। हाँ। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो सर ने आपको बता दिया, पर आपका सेंटिमेंट, आपकी साइकोलॉजी जो है वो तो फिर कंट्रोल आप खुद ही कर सकते हैं। अब मुझे आप ये बताइए, क्योंकि शुरू में आपने ये कहा था सर कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो गलत हो जाता है, इसलिए सौदा खरीदते ही वो नीचे जाता है, बेचते ही वो ऊपर जाता है। तो अब ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है वो डिसाइड कैसे होगा, फिर वो बताइए। देखिए, जैसे एंट्री और एग्जिट के लिए हम लोग नॉर्मली एंट्री के लिए VWAP यूज़ करते हैं, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वॉल्यूम स्टैंड्स फॉर वी फॉर वॉल्यूम, वेटेड एवरेज प्राइस, यानी जो भी वॉल्यूम्स हो रहा है उसका वेटेड एवरेज प्राइस होता है VWAP। यानी अगर मान लीजिए FIs हैं तो वो वॉल्यूम करेंगे कम से कम 5,000 10,000 निफ्टी की। मैं एक रिटेल हूँ तो मैं वॉल्यूम 2 लॉट 4 लॉट का करूँगा, तो जो VWAP बनेगा वो आपको कैलकुलेट ज़्यादा वेटेज मिलेगी FIs को, क्योंकि उसकी वॉल्यूम ज़्यादा है, रिटेल को कम वेटेज मिलेगी। तो VWAP की खासियत क्या है कि वो मार्केट की एवरेज प्राइस बताता है, आइदर FIs कर रहे हैं या प्रोप्राइटरी फंड्स कर रहे हैं या रिटेल कर रहे हैं, जिसका जैसा वॉल्यूम उसके हिसाब से वो वेटेड एवरेज प्राइस निकाल के दे देता है। तो मार्केट की एक फेयर प्राइस निकलती है VWAP से। कई लोग मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज। तो जो मूविंग एवरेज होती है वो इक्वल वेट देती है हर प्राइस को। अगर मान लीजिए मैं 10 पीरियड मूविंग एवरेज यूज़ कर रहा हूँ, तो 10 पीरियड मूविंग एवरेज का मतलब 10 डेटा पॉइंट डिवाइडेड बाई 10 पीरियड मूविंग एवरेज निकल गई। बट वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होती है कि हर वॉल्यूम्स को वॉल्यूम के हिसाब से एक एवरेज कैलकुलेट करना। अच्छा, इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिलायबल इंडिकेटर है, और हमेशा हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि मार्केट का जो फेयर वैल्यू है उसके आसपास अगर हम एंट्री करें तो मेरा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बेहतर होगा। कोई भी चीज़, सपोज कीजिए आप कोई प्रोडक्ट ही खरीद रहे हैं, अगर उसकी फेयर वैल्यू 100 रुपये है, आप 110 में खरीदेंगे तो आपने ओवर वैल्यूड चीज़ खरीद ली, तो आपका डाउन साइड ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने फेयर वैल्यू से एक तो 10 रुपये ऊपर खरीदा, और अगेंस्ट जाने पे आपको लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऑप्शंस को हमेशा फेयर वैल्यू पे खरीदना चाहिए। और मार्केट में ऑलवेज आपको मार्केट फेयर वैल्यू पे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर फेयर वैल्यू पे आती है, फिर ऊपर जाती है। आप देखे होंगे मार्केट कभी भी ऐसे नहीं चलती है। हाँ। मार्केट ऊपर जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी। तो वो बेसिकली फेयर वैल्यू पे आती है, फिर टच करती है। और फेयर वैल्यू हमेशा फिक्स नहीं होती है, फेयर वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगी तो उसकी फेयर वैल्यू भी ऊपर जाती है। इसलिए मार्केट का जो अगर ट्रेंड है तो ऊपर हायर हाइज हायर लोज, इस तरीके से मार्केट चलती है। तो पर अब सवाल ये भी तो हो गया ना सर कि फेयर वैल्यू क्या है, वो फेयर भी फिर वैल्यू समझना इज अ पड़ेगा। VWAP, हाँ, जिसे हम एवरेज ट्रेडेड प्राइस भी बोल सकते हैं। अगर आपको VWAP मिल, जैसे मैंने ट्रेडिंग व्यू दिखाया, ट्रेडिंग व्यू में आपको VWAP मिल जाती है, तो वहाँ पे देख सकते हैं। अब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑप्शंस का, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि बिना किसी सॉफ्टवेयर के ऑप्शन ट्रेडिंग करना मुश्किल है। हाँ, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास कोई ना कोई चार्टिंग प्लेटफॉर्म होगा, या जिस ब्रोकर के थ्रू भी आप ट्रेड कर रहे होंगे, SMC, ज़ीरोधा, एनी ब्रोकर, मोतीलाल, एनी ब्रोकर, तो सबके जो ट्रेडिंग टर्मिनल होती है उसमें चार्टिंग्स फ्री आती है। अच्छा, ठीक है, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेडिंग टर्मिनल तो हो गई, उसमें चार्ट्स फ्री आते हैं, उसमें आप VWAP आप प्लॉट कर सकते हैं इंडिकेटर्स के अंदर जा करके। ठीक है। और वो इंडिकेटर जो VWAP है, दैट इज फेयर वैल्यू प्राइस ऑफ द मार्केट। अगर आपको किसी कंडीशन में VWAP नहीं मिलता है तो फिर आप एवरेज ट्रेडेड प्राइस आपके टर्मिनल पे हर जगह आती है, तो आप एवरेज ट्रेडेड प्राइस को भी कंसीडर कर सकते हैं, विच कैन बी ऑल्सो अ फेयर वैल्यू। अच्छा, ठीक है, तो हमेशा हमें एंट्री, हर किसी भी लाइफ के नियम यही हैं कि आप कोई भी चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो आप फेयर वैल्यू पे खरीदेंगे तो आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बेहतर होगा। उसी तरीके से हम जब फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो हमें इम्पल्स में नहीं खरीदना, यानी कि प्राइस ऐसे मूव कर गई तो ये एक इम्पल्स आया
तो इस इम्पल्स में नहीं खरीदना है, प्राइस वापस फेयर वैल्यू पे आएगी तो खरीदना है, फिर वो इम्पल्स आया, फिर फेयर वैल्यू, फिर इम्पल्स, फिर फेयर वैल्यू, तो इस तरीके से नहीं, फिर क्या करेंगे? नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आता है। अच्छा। पूरे दिन में आता है। और कभी भी कोई भी चीज़, लॉ ऑफ नेचर है कि वो अपने फेयर वैल्यू से बहुत ज़्यादा दूर हमेशा दूर नहीं रहेगी, वो अपने फेयर वैल्यू पे आएगी ही आएगी। दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर। मतलब टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स लॉ बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, वो चीज़ें फेयर वैल्यू पे आएगी। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलिए, इट हैज़ टू कम टू द फेयर वैल्यू, ग्रेविटी उसे खींचेगी एंड देन अगेन इट विल रिवर्ट। तभी एफआईज को भी प्रॉफिट होगा। एफआईज भी आप कॉस्टली चीज़ क्यों खरीदेंगे? जो चीज़ 100 रुपये की फेयर वैल्यू है, मैं एक एफआईज हूँ और मुझे इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेडिंग करनी है, तो मैं 110 पे तो नहीं लूँगा ना, मैं फेयर वैल्यू पे ही वेट करूँगा। तो बेसिकली यही डिसिप्लिन एंड पेशेंस है। अगर आप 20-22 ट्रेडिंग सेशन में, मैं मानता हूँ कि आपको 15 दिन ही मिलते हैं फेयर वैल्यू पे, तो आप 15 दिन ही ट्रेड करो। जब फेयर वैल्यू पे नहीं मिले तो मत ट्रेड कीजिए। बट हमारा प्रिंसिपली ये होना चाहिए कि मुझे फेयर वैल्यू पे मिलती है ऑप्शंस तभी लेनी है, और फेयर वैल्यू से दूर ट्रेड नहीं करनी है। तो दैट इज़ कॉल्ड VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, विच इज़ कॉल्ड अ फेयर वैल्यू। ये जो फेयर वैल्यू है ये NSE की वेबसाइट में भी मिलती है। अब जैसे हम लोगों ने वहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा देखा, तो ऑप्शन चेन में जैसे मान लीजिए ये 26,000 की पुट ऑप्शन है। अब इसके जो प्राइस आ रहे हैं, ये LTP 114 रुपया दिख रही है। आप LTP पे जाके ऐसे क्लिक कर दीजिए तो आपको एक विंडो खुलेगी, और उसमें उस विंडो में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको फेयर वैल्यू दिख रही है 47 रुपीज़, और इसकी क्लोजिंग प्राइस थी 114 रुपया, और पूरे दिन मार्केट में इसने कई बार मौका दिया 40-45 रुपये पे ख़रीदने पे। 40-45 पे फेयर वैल्यू के आसपास रही, और 40-45 रुपीज़ में अगर आपने ख़रीदा होता तो इसकी क्लोजिंग कितनी है? 114, यानी ऑप्शन के प्राइस करीब करीब डबल से भी ज़्यादा, 3 गुना हो गए। तो ये बेसिकली हमें फेयर वैल्यू का अगर आपको डेटा चाहिए तो आप NSE की वेबसाइट में भी जाके यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के 4 पॉइंट्स अपने हो गए जो एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट, दूसरा हमने ऑप्शन चेन का डेटा आपको दिखाया जो NSE की वेबसाइट में अवेलेबल है, तीसरा एडवांस डिक्लाइन रेशियो हमें देखना है जो आप NSE की वेबसाइट में ऊपर निफ्टी 50 है वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं, और चौथा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो कि आपको NSE की वेबसाइट में ही मिलती है, विच इज़ अ VWAP, या फिर आप ब्रोकिंग टर्मिनल में देख सकते हैं, या फिर कोई भी अगर आपके पास चार्टिंग सॉफ्टवेयर है तो वहाँ पे आप लगा के देख सकते हैं। तो ये 4 स्टेप अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कम से कम धीरे धीरे अपनी जर्नी अच्छी कर सकते हैं। और सर ने कहा भी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पॉडकास्ट आप देखें और नेक्स्ट डे से ही सीधे उतर जाएं ऑप्शन ट्रेडिंग में। आप 3-4 दिन थोड़ा पेपर वर्क करके पहले चेक कर सकते हैं, और अगर आपको सही समझ में आया तो यहाँ के कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है, और हमें बताना है कि हाँ जी ठीक है, आपके बताए हुए मेथड पे आगे हम चले। अब सर मुझे एक चीज़ आप और बताएं, क्योंकि स्टॉप लॉस का भी बड़ा महत्व होता है। ये स्टॉप लॉस आप कैसे डिसाइड करते हैं कि इतने पे लगाना है या लगाना चाहिए? कभी मुझे लगता है मैंने बहुत करीब लगा दिया तो वो तो सौदा कट ही जाना है, फिर कभी लगता है बहुत दूर लगा दिया तो फिर घाटा हो जाएगा। डिसाइड कैसे होता है? अच्छा, अब मैं इसमें बहुत अच्छा सवाल है और मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। अगर सपोज कीजिए एक प्रॉपर्टी है जिसकी फेयर वैल्यू है 100 रुपये, और उसका मैक्सिमम डाउनसाइड आपको मतलब जो उस जैसे बिल्डर्स प्रॉपर्टी ओपन करते हैं ना कि हाँ भाई ये बिल्डिंग बनाना चालू किया, उसकी ओपनिंग प्राइस मान लीजिए उन्होंने रखी 85 लाख के आसपास की ओपनिंग प्राइस है। ठीक है। और फेयर वैल्यू उसकी 1 करोड़ की है। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1 करोड़ 10 लाख रुपए। ठीक है। अगर आप 1 करोड़ 10 लाख में खरीदेंगे तो आपका मैक्सिमम डाउनसाइड कितना है इसमें? 85 तक वैसे तो हो सकता है। मैक्सिमम डाउनसाइड 85 है। क्योंकि वहाँ पे बिल्डर ने प्राइस ओपन किया था, तो 85 से नीचे आप बोलोगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो आपका रिस्क कितना हुआ? 10 और 15, 25 लैक्स का रिस्क हो गया। अगर आप उसको फेयर वैल्यू पे लेते हो 1 करोड़ पे, तो आपका रिस्क कितना हुआ? 15 लाख मैक्स रिस्क हुआ। तो अब मैं आपके स्टॉप लॉस वाले पॉइंट पे आता हूँ। एक तो हमें हमेशा VWAP पे एंट्री करनी है। अगर आप 110 पे एंट्री करोगे तो आपका स्टॉप लॉस 25 पॉइंट्स का हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ओपनिंग है वो हमें स्टॉप लॉस रखना है, डे का ओपनिंग प्राइस। अब जैसे मार्केट कई बार खुलती है तो ओपनिंग प्राइस हो गई, तो ओपनिंग कई बार क्या होता है
जो ओपनिंग प्राइस हुई वहाँ से वो ऑप्शंस ऊपर जाने लग गया, फिर आपने ऊपर खरीदा, तो जो ओपनिंग प्राइस है उसके आसपास या डे लो के आसपास आपको स्टॉप लॉस रख करके चलना है। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जो डे लो लगता है, जैसे ट्रेड हम लोग नॉर्मली हमेशा कभी 11 के बाद ही ट्रेड लेते हैं, 9 से 11 डेटा को ऑब्जर्व करते हैं, ये डेटा बनता है। तो 9 से 11 के बीच में डे का जो लो प्राइस लग गया, हम उसे एक फ्लोर मान लेते हैं, क्योंकि वो लो प्राइस का मतलब हो गया कि एक बिल्डर की वो लो प्राइस है, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, तो वो लो प्राइस को स्टॉप लॉस रखते हैं। इंट्री हमेशा वीवैप पे करते हैं, क्योंकि वीवैप से दूर करेंगे तो आपका लो प्राइस दूर हो जाएगा। तो वीवैप पे एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस लो प्राइस पे रखते हैं और उसके बाद हम ट्रेड को राइड करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि अगर जो ओपनिंग है उससे जो इस 1.5 घंटे के बीच का, क्योंकि आपने कहा कि 11 बजे के बाद ही सौदा करते हैं, तो अगर ओपनिंग 85 है और इस 1.5 घंटे का डे लो 95 है, तो मुझे स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? देखिए, ओपनिंग मान लीजिए 85 है और इस 1.5 घंटे में लो लग गया 80 का, क्योंकि 80 का लो लग सकता है, तो फिर हम स्टॉप लॉस 80 को रखेंगे। नहीं, पर अगर ऊपर गया, नीचे आया ही नहीं, 85 से नीचे नहीं आया, तो फिर 85 ही रहेगा। अच्छा, ओके। हाँ, क्योंकि जो बेसिकली हम ओपनिंग से ज़्यादा हमारा लो देखते हैं कि इस 1 घंटे में, जैसे मान लीजिए 9:15 बजे मार्केट खुली, ठीक है, मार्केट खुली 85 पे, और जब मैं ट्रेड ले रहा हूँ वीवैप पे, उस समय 105 का रेट है और पिछले 1-1.5 घंटे का लो 85 का ही है, उससे लो गया ही नहीं, तो फिर स्टॉप लॉस 85-84 के आसपास आप कहीं भी रख सकते हैं। लो के आसपास स्टॉप लॉस रखना है, उसका भी रीज़न होता है। अच्छा। वो लॉजिक इसलिए है क्योंकि जो भी वॉल्यूम्स उस समय बने होंगे ना, वो वॉल्यूम, कई बार मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। स्टॉप लॉस हंटिंग मतलब अननेसरी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो वो अगर आप लो के ऊपर रखेंगे तो स्टॉप लॉस हंट होने के चांसेस होते हैं, और लो के आसपास रखेंगे तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, अगर आपका डेटा और डायरेक्शन सही है तो। ओके, ठीक है, तो वो स्टॉप लॉस हमेशा लो के आसपास ही रखना चाहिए और एंट्री हमेशा वीवैप पे करनी चाहिए। ओपनिंग से नीचे अगर मार्केट गया है इस 1.5 घंटे 2 घंटे में, तो वो हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अगर ओपनिंग को टच ही नहीं कर पाया इस 1.5 घंटे, तो फिर ओपनिंग इज द स्टॉप लॉस। ये बहुत वैलिड पॉइंट आपने पूछा, और ये सभी को ये दिक्कत आती है, और ये बहुत अच्छे से काम करता है लाइव मार्केट में। क्योंकि आप डे लो के आसपास स्टॉप लॉस रख रहे हैं, तो उस केस में आपके हिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब मुझे आप एक बात बताएं, जो मैंने आपको पहले भी कहा था, मुझे लग रहा है तुरुप का इक्का मिल गया। अब तो मुझे लग रहा है कुछ ऐसा है ही नहीं बाकी जो सीखना बचा रह गया है मार्केट में ट्रेडिंग के लिए। अभी हम लोगों ने केवल 40% सीखा है, विच इज़ अ ट्रेडिंग मॉडल। माइंडसेट आपको कंट्रोल करना है। अब क्या प्रॉब्लम क्या आती है कि वीवैप तक हम वेट ही नहीं करते हैं। ये सबके साथ नहीं, हमारे साथ भी आती है और भी ट्रेडर्स के साथ आती है कि मान लीजिए प्राइस में मोमेंटम आ रहा है, अब फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि प्राइस मूव कर रही है और ट्रेड छूट गया और मूव करती जा रही है, तो उस केस में कई बार हम फेयर वैल्यू से दूर ले लेते हैं। तो वो डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ेगा कि लेना है तो वीवैप पे लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। और प्रॉब्लम्स ये आती है कि मान लीजिए हमने एंट्री ली और वहाँ से नीचे आने लग गया, तो हम लो को स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते हैं और हम जल्दी से एग्जिट कर जाते हैं, फियर ऑफ लूजिंग आउट। तो ये जो साइकोलॉजी है, ये इन सब पे धीरे धीरे ट्रेडर्स को वर्क करना चाहिए। कई बार प्रॉफिट के केस में भी कि आप प्रॉफिट 10 पॉइंट में ही ले लेते हो, लॉस आप 20 पॉइंट तक वेट करते हो, यानी लॉस के लिए तो आपने लो का स्टॉप लॉस रख लिया और ऊपर गया तो 10 पॉइंट में ही प्रॉफिट काट लिया, बट उसके बाद आप देखोगे वो और काफ़ी ऊपर चला गया। तो प्रॉफिट बुकिंग भी आपकी जो होनी चाहिए वो कम से कम 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो होना चाहिए, कि आप अगर 20 पॉइंट का रिस्क रख रहे हो तो कम से कम 30-35 पॉइंट का तो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मान लो लॉस बुक कर रहे हो 20 पॉइंट का और प्रॉफिट बुक कर रहे हो आप 10 पॉइंट का, तो उस केस में आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो बेहतर नहीं रहेगा। तो आप क्या होगा, आप अगर 3 ट्रेड सही होंगे, अगर आपके 7 ट्रेड भी सही होंगे और 3 गलत होंगे तो भी आप लॉस में रहोगे, क्योंकि आपने प्रॉफिट बुक किया केवल 10 पॉइंट का और लॉस किया 20 पॉइंट का। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें, ये माइंडसेट की चीज़ है, प्रैक्टिस की चीज़ है, और धीरे धीरे डेवलप करके आप फिर विन कर सकते हैं। क्या आप के करने से मेरा करना और आसान नहीं हो जाता है? क्योंकि आपको तो सर हर रोज़ ही लोगों को बताना है कि आज आपको कब मार्केट में एंट्री करनी है, कब एग्जिट लेनी है। हम तो कोई दिन स्किप भी कर पाते हैं। आपके पास ये ऑप्शन है कि आप कोई दिन स्किप कर पाते हो, लोगों को नहीं बताना है? नहीं, ये बिल्कुल ऑप्शन होता है। ऑप्शन तो ये है कि लोगों को प्रॉफिट कराना है। हाँ। हर जो ट्रेडर्स हैं मेरे साथ जुड़े हुए, उनका
यही एक्सपेक्टेशन है कि मैं उनको सही ट्रेड दे पाऊँ, प्रॉफिट करा पाऊँ। ये कंपल्सन नहीं है कि मुझे ट्रेड देना ही है, बट कई बार क्या होता है कि लाइव मार्केट में ट्रेड चले जाते हैं, डिसिप्लिन भी कई बार मिस होता है, बट जो मेरे को ड्यूटी दी गई है या जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है वो तो यही है कि मुझे उनको अच्छे ट्रेड सजेस्ट करने हैं और ये सारे रूल्स को, माइंडसेट को कंट्रोल करते हुए उनको गाइड करना है एज अ मेंटर, ताकि वो सही डायरेक्शन में ट्रेड कर पाएँ। दूसरा, ये जो डेटा है इनकी पूरी एनालिसिस करके उनका एक आउटपुट उनको इजी तरीके से देना है। अब जैसे डेटा सभी के पास हो सकता है, नहीं हो, या सभी के पास टाइम नहीं हो इतना, तो फिर मुझे क्या है उनको डेटा का एक क्रिस्प आउटपुट देना है कि क्या करना है मार्केट में। बट ये है कि ट्रेड जब आपके सेटअप में आए तभी ट्रेड करना चाहिए, अदरवाइज अननेसेसरी ये सोच के ट्रेड नहीं करना चाहिए कि मुझे ट्रेड लेना है, उसके इसमें लॉस होने के चांसेस होते हैं। आप मुझे ये बताएं कि मेरे व्यूवर के पास कितना पैसा हो जब वो सोचे कि उसे मार्केट में घुसना है या ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। ये मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि जिसके पास 50,000 है उसके लिए वो बहुत बड़ी रकम है, जिसके पास 50 लाख है उसके लिए वो बड़ी रकम है, और हर किसी को उसी पैसे से ज़्यादा बनाना है। तो मेरे पॉकेट में, मेरी वॉलेट में कितना पैसा हो जब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में उतरूँ? देखिए, ऑप्शन आप शुरुआत से ये मान के चलो कि ऑप्शन रिस्की है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऑप्शन ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट होगा ही होगा। बट ये है कि अगर आप ऑप्शन में आना चाह रहे हो तो ऑप्शन में मिनिमम आपके पास 2 लाख रुपए सरप्लस फंड होना चाहिए। सरप्लस फंड यानी कि अगर आपका उसमें 1 लाख रुपए का नुकसान भी हो जाए तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। मैं एक सिंपल लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि कई ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो ये सोचते हैं कि मेरे पास 2 लाख है, सेविंग है, मैं इसी को लगा देता हूँ, तो वैसा करना ऑप्शन में नहीं है। क्योंकि ऑप्शन आप मान के चलो कि वेस्टिंग एसेट है और 33% ही विनिंग प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आप प्रिपेयर्ड हो कि नहीं मैं लॉस करने को भी तैयार हूँ, तभी ऑप्शन में आना चाहिए। और मिनिमम 2 लाख का कैपिटल लेकर के चलें, और 2 लाख के कैपिटल में भी ओवर लिवरेजिंग नहीं करनी है। अगर आप मान लो निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो 2 लाख के कैपिटल पे मैक्सिमम 2 लॉट ट्रेड करना है, 2 लॉट से ज़्यादा नहीं। अब आपको जब आप अकाउंट खोलेंगे ब्रोकर के यहाँ, तो जो डीलर्स होंगे वो आपको बोलेंगे कि 2 लाख पे आप 10 लॉट कर लो, 20 लॉट कर लो, बट वो काम नहीं करना है। 2 लॉट पे 2 लॉट से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आपको 50,000 का लॉस हो जाए तो आप बंद कर दो ट्रेडिंग। फिर आपको ये समझना चाहिए कि आपका माइंडसेट नहीं कंट्रोल हो रहा है, या फिर ऑप्शन आप अभी फ़िलहाल नहीं हो रही है, आपको लर्निंग करनी है, और फिर आप दोबारा स्टार्ट करें। तो एक कैपिटल का रिस्क भी लेकर के चलना है कि मुझे मेरे कैपिटल पे 30-35% का नुकसान हो गया तो फिर मैं थोड़ा पॉज दूंगा, देन अगेन आई विल लर्न एंड देन अगेन आई विल स्टार्ट। तो इस तरीके से करना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग। अब शुरू में जो आपने बताया था कि ये 4 चीज़ें आपको देखनी है, वो तो आपने समझा दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि कुछ और है जो बाकी बचा रह गया है, या मेरे हिसाब से सब हो गया है तो हम वाइंड अप कर सकते हैं? एक और डेटा हमें देखना चाहिए, जैसे एफआईज का डेटा आप लोग देखते हैं कि टीवी पे डेली आता है। हाँ। कि एफआईज ने आज इतने बाई करा, सेल हाँ, करा, साइड में कॉर्नर में चल रहा होता है। हाँ। और सारे ही चैनल्स में डिस्कस होता है, जी बिजनेस हो, सीएनबीसी आवाज़ हो, ऑल चैनल्स पे वो एफआईज का डेटा आता है। एनएससी की वेबसाइट में भी आता है और हर जगह ये पब्लिश होता है। तो अब जैसे अगर आप पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि एफआईज अगर लॉन्ग है तो रिटेल शॉर्ट होता है। तो अगर एफआईज की सेल फिगर आ रही है, और ख़ास तौर से फ्यूचर्स में, क्योंकि जो डेटा आता है कैश मार्केट का भी आता है, फ्यूचर्स मार्केट का भी आता है, तो अगर आपको फ्यूचर्स में सेल की डेटा दिख रही है तो इसका मतलब आप मानो कि एफआईज ने शॉर्ट किया होगा और रिटेल ने लॉन्ग किया होगा। तो वहाँ पे हमें कॉशियस रहना है, क्योंकि एफआईज अगर हर दिन 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़ की सेलिंग कर रहे हैं तो वो फ्यूचर्स बेच रहे हैं, तो उसमें मोस्टली इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग करते हैं। तो वहाँ पे हमें कॉशियस रहना चाहिए। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि एफआईज की फिगर बाय आ रही है तो बाय चल रही है, तो इसका मतलब मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आने का चांसेस है, क्योंकि एफआईज काफ़ी हद तक मार्केट को गवर्न करते हैं। हाँ। फ्लो ऑफ मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एफआईज की फिगर अगर सेल आ रही है फ्यूचर्स में तो थोड़ा कॉशियस रहना है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, सेलिंग आ सकती है। तो ये डेटा पॉइंट को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये डेटा पॉइंट हमें कैसे पता चलेगा? ये देखिए, आप एनएससी भी हमें देती है, एनएससी की वेबसाइट पे भी आप देख सकते हो। इसके अलावा अब जैसे मान लीजिए मैं जो देखता हूँ, ये मैं आप गूगल पे सर्च करेंगे एफआईज डेटा, तो जनरली एक स्टॉक एज की वेबसाइट है जो फ्री है, मतलब स्टॉक एज के वेबसाइट में आप जाके देख सकते हैं। और आप गूगल पे सर्च कीजिएगा एफआईज डेटा, तो आपको स्टॉक एज का लिंक आ जाएगा।
और ये कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये बेसिकली जहाँ से मैं देखता हूँ वो आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे मैं देखता हूँ। तो वहाँ पे अगर आप डे वाइज में, जैसे यहाँ पे मैंने खोली तो आप देखिए सारा डेटा दिख रहा है। कैश मार्केट प्रोविजनल आ रही है, जैसे 25 नवंबर की 785 करोड़ की बाइंग है, 24 नवंबर की 41,000 करोड़ की सेलिंग है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप डेरिवेटिव्स में अगर जाएंगे तो डेरिवेटिव्स में आपको डेटा डेली का दिख जाएगा। 24 नवंबर को 1566 करोड़ की बाइंग थी, 21 नवंबर को 822 करोड़ की सेलिंग थी। तो इस तरीके से आप सारा डेटा देख सकते हैं। दूसरा, एनएससी की वेबसाइट में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी एफआईज का डेटा आता है, और सिंपल गूगल में आप टाइप कर दीजिए एफआईज डेटा तो बहुत सारे सोर्सेज आपको मिल जाएंगे जहाँ से एफआईज का डेटा है। मेन इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन ये है कि एफआईज का फ्यूचर्स में अगर डेटा डेली का सेल आ रहा है तो इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि एफआईज अपनी शॉर्ट पोजीशन इंक्रीज कर रहे हैं और रिटेल अपनी लॉन्ग पोजीशन बढ़ा रहे हैं। लॉन्ग मतलब बाइंग कर रहे हैं, तो उसमें नॉर्मली कॉन्ट्रा मूवमेंट आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है जो हमारी कोशिश है पैसा बोलता है के ज़रिए कि हम लोगों को एडुकेट करें, वो आत्मनिर्भर बन सकें कि अगर आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट भी करना है, तो वो एक जागरूकता आपके अंदर पैदा हो सके दोनों ही क्षेत्र में सर, न सिर्फ ट्रेडिंग में बल्कि इन्वेस्टमेंट में भी, क्योंकि ज़्यादातर इंडियंस को इन्वेस्टमेंट की भी बहुत नॉलेज नहीं है। तो पैसा बोलता है कि ज़रिए कोशिश हमारी यही है कि आपको एडुकेट किया जा सके। जो पुराने इंस्ट्रूमेंट हैं उन पे भरोसा आप रखिए, लेकिन नए इंस्ट्रूमेंट को भी आप आजमाते रहिए। और उसी कड़ी में नितिन सर ने आज आपको बताया कि कैसे आप खुद से ये समझ सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, फेयर प्राइस क्या है, कब स्टॉप लॉस लगाना है। पर मैं ये हमेशा मान के चलती हूँ सर कि कुछ तो रह ही जाता है, मैं कुछ तो पूछना भूल जाती हूँ या कुछ तो आपका बताना रह जाता है। और इसीलिए मैं हमेशा व्यूवर्स को कहती हूँ कि आप कमेंट ज़रूर कीजिए, आपको क्या पूछना है, आप क्या जानना चाहते हैं, ताकि जो अगला हमारा पॉडकास्ट रहे उसमें उन चीज़ों को हम शामिल कर सकें। तो मुझे ऐसा लगता है सर, निफ्टी के निशानेबाज के तौर पर जाने जाते हैं आप जी बिजनेस पर। क्या टाइमिंग है सर आपके शोज़ की? 12:45 में आता हूँ हर दिन मैं, 12:45 और 2:15 पे। तो हर दिन ऑप्शंस के ट्रेड वहाँ पे मैं देने की कोशिश देता हूँ। तो आप जी बिजनेस पे जुड़ सकते हैं 12:45 और 2:15। तो ये तो यहाँ पे आपको जो क्लासेस मिली हैं उसके अलावा वहाँ पर डेली वाली आपको टिप मिलने वाली है। तो आप जी बिजनेस पर सर के साथ जुड़ सकते हैं और निफ्टी के निशानेबाज के तौर पर आप उनको पहचानते भी हैं। तो ये वो निशानेबाजी कर कैसे रहे हैं, निशाना सटीक बैठ कैसे रहा है, ये फ्री फंड में सर ने आपको बताया। इसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, शेयर करना है। आगे आप पैसा बोलता है में किसे देखना चाहते हैं वो भी कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए, कोशिश हम करेंगे उन गेस्ट को भी इन्वाइट करने की। आपने सारी बातें जो सिखाने वाली थी वो तो सिखा दी, फिर भी अगर कुछ रह जाए या जो आपको निफ्टी के निशानेबाज के तौर पर जी बिजनेस में ना जोड़ सके, वो कहीं और भी जोड़ सकता है, कोई अता पता है? देखिए, टेलीग्राम पे एक चैनल है इंडेक्स ट्रेडिंग विद सीए नितिन मुरार का, जिसमें करीब 1,89,000 मेंबर्स हैं आज के दिन में। और इसमें जो भी जी बिजनेस पे हम लोग रिकमेंडेशंस देते हैं उसके वीडियो क्लिप्स आपको मिल जाएगी, प्लस जो भी आने वाले समय में एजुकेशनल वेबिनार्स हैं वो सब मिल जाते हैं। प्लस खास बात ये है कि जो डेटा एनालिसिस आज हम लोगों ने करी इसकी लाइव प्रैक्टिस हम वहाँ पे करते हैं। जो भी डेटा बन रहा है वो आपको हम लाइव डेटा इस चैनल पे दे देते हैं, ताकि आप डिसाइड कर सकें, इस डेटा की एक्यूरेसी को चेक कर सकें और आप लाइव मार्केट में सीख भी सकें। तो आप चाहो तो ये जो चैनल है इंडेक्स ट्रेडिंग विद सीए नितिन मुरार का एसएमसी, ये ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्री चैनल है, कोई पेड चैनल नहीं है, दिस इज अ फ्री टेलीग्राम चैनल। और इसमें हम लोग आपको लाइव मार्केट में डेटा वगैरह देते हैं। इससे आपकी लर्निंग जो आप आज इस पॉडकास्ट में आप सुन रहे हो, ये सारी चीज़ आप लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। तो आपको वो लिंक मिल जाएगा, हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं ये लिंक। बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल है, फ्री टेलीग्राम चैनल है। तो आप इसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है। और बेस्ट पार्ट क्या है कि जो पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उसी चीज़ को आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी जो लर्निंग है वो ऐसा नहीं है कि वन टाइम लर्निंग रहेगी, आपकी हर दिन की लर्निंग यहाँ से होती रहेगी। तो आप प्रैक्टिस करके इम्प्रूव कर जाओगे, ये ऑब्जेक्टिव है। हाँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप इसमें जैसे जो चीज़ें आपने बताई हैं कि फेयर वैल्यू क्या है, तो वो डे टू डे वाली उसमें मिलेगी। हर दिन लाइव हम ग्राफ शेयर कर देते हैं, फेयर वैल्यू शेयर करते हैं, एंट्री कहाँ पे करनी चाहिए ये शेयर करते हैं, क्या डेटा बन रहा है, जैसे ऑप्शन चेन का क्या डेटा बन रहा है ये इसके स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हैं, एडवांस डिक्लाइन क्या बन रहा है। तो एक यूज़र को समझ में आ जाता है कि मुझे क्या करना है। तो बेसिकली हमारा यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में सही डेटा के साथ ट्रेड कर पाएँ
और वो फ्री टेलीग्राम चैनल है, तो इसलिए कोई भी यहाँ पे जुड़ सकता है। हाँ, तो इंडिकेशन आपको मिल जाएगा, फिर उसके बाद करना है या नहीं करना है ये तो फिर डिसाइड करने का काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन ये भी फ्री की सर्विस है। आज पॉडकास्ट में भी सर ने आपको जो बताया वो भी सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट बताया, इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि दिल खोल के आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो भी आपके दिल में है वो आप हमें बताइए। थैंक यू सो मच सर। इस वादे के साथ मैं आपको छोड़ रही हूँ कि जो कमेंट आएगा वो हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आके आप लोगों को जरूर बताएंगे, उनके साथ शेयर करेंगे, बिल्कुल, है ना, निराकरण करेंगे आप लोगों के सवालों का। बिल्कुल। और कभी ऐसा होगा तो हम लाइव ट्रेड भी करेंगे। हाँ। और लाइव ट्रेड करके लाइव वीडियो बनाएंगे ताकि लोगों को लाइव समझ में आ जाए कि कैसे ये मेथड्स काम करते हैं। उसके लिए तो फिर हमें ही आपके पास आना होगा सर। मुझे पता है आप डे टाइम बहुत बिजी रहते हैं, जब मार्केट टाइम रहता है, इसलिए सर हमेशा हमें शाम में मिलते हैं कि मार्केट बंद हो जाएगा उसके बाद में आऊंगा। पर ठीक है, अगर आपकी ये रिक्वेस्ट रहेगी तो हम अपना पूरा बुरिया बिस्तर लेकर के और सर के दफ्तर में जा धमकेंगे और वहां पे कैमरा अपना लगा लेंगे और फिर दिन के समय लाइव ट्रेड करके लाइव बनाएंगे वीडियो। ठीक है, लेकिन ये तभी होगा जब आप कमेंट करके हमें बताएंगे, तो वो आपको करना है। फिर आपकी रिक्वेस्ट पे ही सर मानेंगे। अब देखते हैं अगला एपिसोड क्या बनता है। लेकिन आज के लिए थैंक यू सो मच सर, बहुत टाइम भी आपने दिया और मैं ही जब इतना सब कुछ सीख पाई हूँ तो आई एम श्योर मेरे व्यूअर भी जरूर सीख पाए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद सर।